हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। सक्सेस विद राय एकेडमी की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। और अब आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो दोस्तों। चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। यानी आप तैयारी जरूर करिए। निश्चित तौर पर आप जितनी पढ़ाई करेंगे, जितनी भी तैयारी करेंगे एग्जाम की, कोई ना कोई एग्जाम आप जरूर निकालेंगे, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। पहली नेशनल न्यूज़ है यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन। जिस तरीके से हवाई यात्रा आज से शुरू हो रही है और फिर 1 जून से रेल यात्राएं, तो उस पर अब राज्यों की तरफ से यह निर्देश आया है कि जो भी यात्री आएंगे उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है एक दिन में 6,781 नए मामले और 158 लोगों की मौत हुई है। और ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। और नेक्स्ट न्यूज़ है कि आज से शुरू होंगी घरेलू उड़ान, असमंजस कायम। और चौथी न्यूज़ है सुधारों का मतलब श्रम कानूनों की समाप्ति नहीं, ये स्टेटमेंट दिया है नीति आयोग ने। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन। लॉकडाउन के कारण थमी जिंदगी को गति देने के उद्देश्य से रेल और हवाई सेवाओं की सीमित शुरुआत के ऐलान के बाद से ही यात्रा की शर्तों को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कयासों पर विराम लगाते हुए सभी यात्रियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों और देश के भीतर हवाई जहाज, रेल या बस से एक से दूसरे राज्य में जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं। सोमवार से जहां सीमित घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू हो रहा है, वहीं 1 जून से 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। राजधानी एक्सप्रेस के विभिन्न रूट पर 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन हो रहा है। यह गृह मंत्रालय ने भी विदेश से आने वाले या विदेश जाने वाले इच्छुक लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किया है। अब इसमें क्या अहम बातें हैं वो पॉइंट्स के तौर पर हम देख लेते हैं। यात्रा की अनुमति केवल स्वस्थ एवं बिना लक्षण वालों को ही दिए जाने की व्यवस्था की गई है। विदेश से आने वाले 7-7 दिन इंस्टीट्यूशनल व होम क्वारंटाइन में रहेंगे। गर्भवती स्त्री, छोटे बच्चों के साथ आए माता पिता को 14 दिन घर पर रहना होगा। अन्य आपात स्थिति में भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन से छूट का प्रावधान होगा। देश के भीतर यात्रा करने वाले 14 दिन अपनी सेहत व लक्षणों का खुद रखेंगे नजर। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य किया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। एक दिन में 6,781 नए मामले, 158 की मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक लगती नजर नहीं आ रही है। आवाजाही में रियायत दिए जाने के बाद तो मामलों में और भी तेजी बढ़ने लगी है। लेकिन सुकून की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में अब तक 1,35,000 से ज्यादा संक्रमित सामने आ चुके हैं, लेकिन एक्टिव मरीज 75,000 ही हैं। अब तक 56,000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। करीब 4,000 लोगों की मौत हो गई है। रविवार को सबसे ज्यादा 6700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से मिले आंकड़ों के मुताबिक रविवार को देश भर में 6,781 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 1,35,621 पर पहुंच गया है। अब तक 56,293 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 3,940 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में पिछले 8 दिनों से लगातार 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से तो करीब 3,000 मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 50,231 हो गई है, लेकिन एक्टिव केस 33,988 हैं। अब तक 1,635 लोगों की मौत हुई है। अब तक 17,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आज से शुरू होगी घरेलू उड़ान, असमंजस कायम।
लॉकडाउन के चलते 2 महीने की पूर्ण बंदी के बाद सोमवार से सीमित घरेलू उड़ानें शुरू करने की तैयारी है। हालांकि फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले ही राज्यों में क्वारंटाइन को लेकर अलग-अलग सुर ने नए माहौल बना दिए हैं। इसकी आशंका भी कराने लगी है कि इस खींचातान में राजनीतिक ना गरमाने लगे। देर शाम तक लगभग सभी राज्यों से उड़ानें शुरू होने की तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन इसे सुचारू रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। सोमवार को सीमित घरेलू उड़ानें शुरू की जाएंगी, लेकिन जिसके तहत कुल 380 फ्लाइटों को अनुमति दी गई है। नई दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 190 फ्लाइटें उड़ेंगी और इतनी ही उतरेंगी भी। छत्तीसगढ़ ने स्पष्ट कहा है कि जो भी यात्री बाहर से बस, ट्रेन अथवा हवाई जहाज से पहुंचेंगे, उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस दौरान संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य जांच के आधार पर इन्हें इंस्टीट्यूशनल, होम अथवा पेड क्वारंटाइन में भेजा जा सकता है। वहीं तमिलनाडु जाने वालों को यात्रा से पहले ही प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी होगी। यहां हवाई यात्रियों और रेल यात्रियों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। कर्नाटक ने 7 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अनिवार्य किया है। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि राज्य में ट्रेन अथवा हवाई जहाज से पहुंचने वाले यात्रियों को हर हाल में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में जाना होगा, भले ही होम क्वारंटाइन ही क्यों ना हो। नेक्स्ट न्यूज है, सुधारों का मतलब श्रम कानूनों की समाप्ति नहीं। तमाम राज्यों में श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर चल रही बहस के बीच नीति आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने कहा है कि सुधारों का मतलब इन कानूनों को पूरी तरह समाप्ति नहीं है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के हफ्तों में उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्य सरकारों ने कोरोना के कारण प्रभावित हुए उद्योग की सहायता के व्यापक प्रयास के तहत श्रम कानूनों में या तो संशोधन कर दिए हैं या फिर उनमें बदलाव के प्रस्ताव दिए हैं। राजीव कुमार ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राज्यों के समक्ष अपने इस रुख को दोहराया है कि श्रम कानूनों को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल है। इससे साफ है कि केंद्र सरकार यह नहीं मानती कि श्रम कानूनों में सुधार का मतलब उन्हें खत्म कर देना है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसमें आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के लिए तमाम उद्योगों को 3 साल तक कई श्रम कानूनों से छूट का प्रावधान दिया गया है। मध्य प्रदेश ने भी इस तरह के श्रम कानूनों में कतिपय बदलाव किए हैं। कुछ अन्य राज्य भी ऐसे ही पहल की तैयारी कर रहे हैं। तो ये नेशनल पेज की 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे लिए। अब बिजनेस पेज पर आते हैं, सॉरी इंटरनेशनल पेज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, महामारी से करा रहा अमेरिका, ट्रंप को सुहा रहा गोल्फ। यानी कि जिस तरीके से अमेरिका में सबसे भयावह स्थिति है कोरोना वायरस को लेकर, लेकिन वहां के राष्ट्रपति बिल्कुल निश्चिंत हैं। दूसरे, चीन के प्रस्तावित कानून के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन। ये प्रस्तावित कानून क्या है, हम इस न्यूज़ में देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ देख लेते हैं। महामारी से करा रहा अमेरिका, ट्रंप को सुहा रहा गोल्फ। मार्च में व्हाइट हाउस की तरफ से कोरोना वायरस पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को पहली बार गोल्फ खेलने निकले। वह यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देश में स्थितियां सामान्य हैं। नेशनल गोल्फ क्लब पहुंचे ट्रंप सफेद टोपी और सफेद पोशाक पहने हुए थे। ट्रंप को आखिरी बार 8 मार्च को फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच स्थित गोल्फ क्लब में देखा गया था। इसके बाद व्हाइट हाउस के कुछ कर्मचारियों को क्वारंटाइन में भेजा गया था, यानी कि वहां पर मामले आने लगे थे। 13 मार्च को ट्रंप ने देश में राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी। 20 जनवरी को वाशिंगटन प्रांत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। दरअसल ट्रंप इस विचार को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं कि अमेरिका वापस पटरी पर लौट रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर अपने एक शीर्ष सहयोगी को बर्खास्त करने का दबाव बढ़ गया है। जॉनसन के मुख्य रणनीतिक सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन किया था और यात्रा नहीं करने के नियमों के बावजूद अपने माता पिता से मिलने गए थे। ब्राजील में पिछले 24 घंटों के दौरान 965 लोगों की मौत हुई है। इस तरह वहां मरने वालों की कुल संख्या 22,103 हो गई है। संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3,47,398 पहुंच गई है। हालांकि एक्टिव केस सिर्फ 1,84,361 है। नेक्स्ट पर आते हैं न्यूज पर।
चीन में प्रस्तावित कानून के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन। चीन के प्रस्तावित सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ रविवार को हांगकांग में एक बार फिर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए न केवल आंसू गैस का उपयोग किया बल्कि काली मिर्च का पाउडर भी डाला। हांगकांग में यह कानून लागू होने के बाद यहां पर चीन के खिलाफ कुछ भी बोलना अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और उसके लिए कड़े दंड का प्रावधान होगा। हांगकांग में विदेशी गतिविधियां भी सीमित हो जाएंगी। जानकारों का मानना है कि इससे वहां की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। पहली न्यूज है विदेशी बाजारों व यहां पर होगा कोरोना आंकड़ों पर नजर रखेंगे निवेशक। और दूसरी न्यूज है अवसरों का फायदा उठाकर निवेश करें उद्यमी। पहली न्यूज है विदेशी बाजार व कोरोना आंकड़ों पर नजर रखेंगे निवेशक। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में निवेशक कोरोना के घटते बढ़ते आंकड़ों और घरेलू कंपनियों के तिमाही नतीजों पर मुख्य रूप से नजर रखेंगे। इसमें कोरोना के आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जानकारों के मुताबिक इसकी प्रमुख वजह यह है कि पिछले लगातार 3 दिनों के दौरान कोरोना के मामले देश में शीर्ष पर रहे हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि लॉकडाउन के मौजूदा चौथे चरण में सरकार ने ग्रीन व ऑरेंज जोन में कारोबार की जिस तरह इजाजत दी है उससे क्या नतीजे रहते हैं इस पर भी निवेशक पैनी नजर रखेंगे। इस सप्ताह सोमवार को ईद उल फितर के उपलक्ष्य में घरेलू शेयर बाजार बंद रहेंगे और नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक रविवार को तीसरे दिन भी कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। रविवार के आंकड़ों के मुताबिक 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं कि पिछले 3 दिनों में कोरोना के जो नए मामले आए हैं उसके लिहाज से अब महाराष्ट्र शीर्ष पर है और निवेशक भी इससे प्रभावित होंगे। मई में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय इक्विटी बाजार में 9000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। इसकी मुख्य वजह यह रही है कि इस दौरान कई कंपनियों के शेयर आकर्षक भाव पर उपलब्ध रहे हैं। इसके अलावा HUL से जुड़े इस मसौदे ने भी निवेश की रकम बढ़ाने में मदद की है। दूसरी न्यूज है अवसरों का फायदा उठाकर निवेश करें उद्यमी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्योग जगत से आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा हाल ही में घोषित राहत पैकेज का भरपूर उपयोग कर बेहिचक निवेश करें और देश को आत्मनिर्भर भारत बनने में योगदान दें। उनके मुताबिक इन मुश्किल हालातों में घरेलू उद्योग को चाहिए कि वे भारत को निवेश का आकर्षक गंतव्य बनाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ठाकुर ने कहा कि आर्थिक सुधार एक सतत प्रक्रिया है और वर्ष 2020 को भारत में सुधारों के वर्ष के रूप में जाना जाएगा। ठाकुर का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने 20.97 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। इसमें सरकार ने वर्षों से लंबित पड़े कई संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की है। इनमें श्रम कानूनों में सुधार बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मकसद देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार की सुगमता तक तथा निवेश के माहौल को बेहतर रखना है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। तो पहला आर्टिकल है झूठ फरेब का पर्दाफाश करता सत्य। श्री राम जन्मभूमि के पुरातात्विक साक्ष्य लगातार मिल रहे हैं लेकिन वामपंथी किसी तरह के साक्ष्य को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल और ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा शिक्षा बने अवसरों का माध्यम। भारत को समर्थ, स्वावलंबी और शक्तिशाली राष्ट्र बनना है तो इसका आधार शिक्षा ही हो सकता है। शिक्षा का महत्व कितना होता है ये आप और हम सभी जानते हैं। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल और ये आर्टिकल लिखा है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी द्वारा। तीसरा आर्टिकल है आवाजाही पर अंकुश। हवाई यात्रा शुरू तो हुई है लेकिन जिस तरीके से राज्यों ने क्वारंटाइन की शर्त रखी है इसी पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं झूठ फरेब का पर्दाफाश करता सत्य।
सत्य सर्वकालिक सार्वभौम सत्ता है, इस पर काल गति का प्रभाव नहीं पड़ता है। घटनाएं घटकर भूतकाल में समाती रहती हैं। घटनाओं का यथा तथ्य विवरण इतिहास कहा जाता है। इतिहास का अर्थ है ऐसा हुआ था, जो हो चुका है हम उसे नहीं बदल सकते। इतिहास वस्तुतः भूत सत्य है। अपने स्वार्थ में इतिहास बदलने की कोशिशें झूठ का पुलिंदा बनती हैं। तब सत्य बारंबार प्रकट होकर झूठ का पर्दाफाश करता है। श्री राम प्राचीन इतिहास के महानायक हैं। अयोध्या उत्तर वैदिक काल के साहित्य में भी है। अथर्ववेद के 8 चक्र 9 द्वारों वाली देवपुरी अयोध्या है। यहाँ दशरथ नंदन श्री राम का जन्म हुआ था। इसी स्थल पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर था। 1528 में विदेशी हमलावर बाबर के सिपा सलाहकार मीर बाकी ने मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। तमाम विवाद हुए, मुकदमे चले। सर्वोच्च न्यायपीठ ने बीते वर्ष यहाँ श्री राम मंदिर निर्माण के आदेश दिए। यहाँ समतलीकरण का काम जारी है। यहाँ फिर से तमाम देव मूर्तियां और प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार खुदाई करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक B.R. मणि ने कहा कि ये मूर्तियां पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इनसे उनकी रिपोर्ट को बल मिल रहा है। अदालती आदेश की फिर से पुष्टि भी हुई है। ताजा सामग्री से पुरानी बहस नए रूप में चल निकली है। देखिए, कई बार ये बताया गया था कि ये राम जन्मभूमि है और कई ऐसे साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय द्वारा और वामपंथी लोगों द्वारा ये बार बार बोला जा रहा था कि यहाँ पर मस्जिद ही पहले से विराज थी, यानी कि मंदिर थी ही नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से जो वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और समतलीकरण का बराबर होने का काम हो रहा है, उसके लिए खुदाई की गई थी। उस खुदाई में ऐसे साक्ष्य मिले हैं। मंदिर 5 फुट का शिवलिंग मंदिर मिला है, शिवलिंग मिला है, और श्री राम की मूर्तियां मिली हैं, खंडित मूर्तियां मिली हैं, विष्णु जी की मूर्ति मिली है और चक्र मिला हुआ है। इस तरीके के ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहां पर पहले मंदिर था। वामपंथी भारतीय संस्कृति नहीं मानते। वे हिंदू मुस्लिम सद्भाव भी नहीं चाहते। ASI ने उत्तर क्षेत्रीय निदेशक रहे पद्मश्री डॉक्टर के महमूद ने अपनी आत्मकथा आई एन इंडियन में भी यहाँ हिंदू मंदिर का उल्लेख किया है। वह भी 1976-77 की खुदाई के दौरान प्रोफेसर VB लाल की टीम के सदस्य थे। मोहम्मद के अनुसार मसला सुलझ जाता यदि वामपंथी इतिहासकारों द्वारा मुस्लिम बौद्धिकों की ब्रेन वॉशिंग न होती। बाबर विदेशी हमलावर था। मस्जिदें प्रार्थना का केंद्र होती हैं, उन्हें किसी व्यक्ति के नाम से नहीं जोड़ा जाता। आखिरकार हम भारत के लोग बाबर के नाम पर कैसे गर्व कर सकते हैं? मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, गोरी और बाबर हमलावर थे। उन्होंने भारत को लूटा, रक्तपात हुआ। तब पाकिस्तान नहीं बना था। आज की पाकिस्तानी भूमि पर भी तब विदेशी हमलावरों ने रक्तपात किया। बिन कासिम ने पहले सिंध क्षेत्र पर ही धावा बोला था। पता नहीं कि आज के पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी धरती पर हमला करने वाले विदेशी आक्रामकताओं का महिमा मंडन क्यों करते हैं। श्री राम जन्मभूमि के पुरातात्विक साक्ष्य लगातार मिल रहे हैं, लेकिन वामपंथी लोग साक्ष्य नहीं मानते। वे पुरातात्विक साक्ष्य, सर्वोच्च न्यायपीठ के निष्कर्ष और भारत को प्राचीन राष्ट्र भी नहीं मानते। यही स्थिति सांप्रदायिक राजनीति की है। शुभ है कि इतिहास विरूपण की वामपंथी साजिशों के दिन जा रहे हैं। वामपंथी इतिहास का विषय हो रहा है। आने वाले समय में वामपंथ नहीं होगा। इक्का दुक्का लोग ही वामपंथी शैली में ही पूछा जाएगा कि आप सिद्ध करो कि आप वामपंथ थे। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। शिक्षा बने अवसरों का माध्यम। चीन की धरती पर पनपे कोरोना विषाणु से पूरा विश्व संकट में है। 50 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। भारत में प्रभावित लोगों का आंकड़ा 1.25 लाख को पार कर गया है। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 से आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। देश के लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ के बिना काम नहीं चल सकता है। इस
अर्थ का देश के अभाव एवं अति प्रभाव भी ना हो, यह कार्य बिना शिक्षा के संभव नहीं है। पिछले 2-2.5 महीने से आवश्यक समय से देश के सभी शैक्षणिक संस्थान ठप हैं। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की अधिकतर परीक्षाएं संपन्न होने के उपरांत बाकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। अभी ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। कुछ राज्यों ने अंतिम वर्ष या बोर्ड की परीक्षा को छोड़कर बाकी परीक्षाएं लिए बिना ही आगे के वर्ष में प्रमोशन यानी प्रमोट कर दिया है। महामारी के प्रकोप के चलते विश्वविद्यालयों में शोध अनुसंधान कार्य बंद हैं। छात्रों के व्यक्तित्व के समग्र विकास हेतु चलने वाली खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, कला संबंधी कार्यक्रम आदि भी रुके हुए हैं। कोरोना का यह संकट जल्द समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से ऑनलाइन शिक्षा की बात चर्चा में थी। कुछ छुटपुट प्रयास भी हुए थे, परंतु इस महामारी के कारण आज बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ हो गई है। सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय 2 पारी में चलाने चाहिए, जिससे हर दिन 20% छात्र ही संस्था में आए। इससे शारीरिक दूरी की जरूरत भी पूरी हो जाएगी और ट्रैफिक भी कम होगा। वाहन कम चलने से प्रदूषण भी कम होगा। ऑनलाइन शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान 2 माह में ढूंढना होगा। कोरोना संकट के चलते छात्र भी तनाव में हैं। उनके सामने स्वास्थ्य का संकट भी है। इस हेतु स्वस्थ एवं योग शिक्षा को हर स्तर पर अनिवार्य करना होगा। प्रधानमंत्री ने देश के स्वावलंबन एवं स्थानीय उत्पादों के महत्व देने की बात कही थी। इस हेतु हमारे अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में स्वदेशी एवं स्वावलंबन का समावेश करना होगा। स्वावलंबन एवं स्वदेशी का महत्वपूर्ण आधार शोध अनुसंधान है। आज अमेरिका सहित अनेक देशों में विश्वविद्यालय में ही महत्वपूर्ण शोध होते हैं। आज अवसर है कि हम अपने विश्वविद्यालयों को इस प्रकार की दिशा प्रदान करें कि वहां भी महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय अहमियत वाले शोध हो सकें। ऑनलाइन शिक्षा हेतु आज भी हमारे विदेशी ऐप पर निर्भर हैं, जिस तरीके से जूम ऐप है। भारत को स्वावलंबी, समर्थन एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाना है तो इसका आधार शिक्षा ही हो सकता है। कोविड-19 महामारी ने शिक्षा के समक्ष व्यापक चुनौतियां पेश कर दी हैं, परंतु इस समय इस चुनौतियों को अवसर में बदलने पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान शिक्षा में आधारभूत बदलाव करके ही हम चुनौतियों को आसानी से अवसर में बदल सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आवाजाही पर अंकुश। हवाई यात्रा शुरू करने की केंद्र सरकार की तैयारियों को लेकर राज्य सरकारों ने जैसा रवैया अपना लिया है, उससे लगता है कि लोग हवाई सेवा का लाभ उठा पाएंगे। जहां महाराष्ट्र सरकार 25 मई के बजाय कुछ दिन बाद हवाई सेवा शुरू करने की बात कह रही है, वहीं अन्य राज्य सरकारें यह कह रही हैं कि वे विमान यात्रियों को क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य बनाएगी। इस मामले में भिन्न भिन्न राज्य अलग अलग नियम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई विमान यात्रियों को 1 सप्ताह क्वारंटाइन में रखना चाहता है तो कोई 2 सप्ताह। कुछ अपने अपने प्रांतों में यात्रियों में भेद करने का उपक्रम कर रहे हैं। आखिर काम धंधे के सिलसिले में एक से दूसरे राज्य जाने वाले लोग 1 या 2 सप्ताह क्वारंटाइन में जाना क्यों पसंद करेंगे? अगर वे क्वारंटाइन होंगे तो फिर उनके काम का क्या होगा? आश्चर्य नहीं है कि क्वारंटाइन में जाने के बजाय हवाई यात्रा स्थगित करना पसंद करेंगे। मुश्किल केवल यह नहीं है कि राज्य सरकारें घरेलू विमान सेवा शुरू करने में ही असहयोग का परिचय दे रही हैं। वे 1 जून से शुरू होने वाली सीमित रेल सेवा को लेकर भी आनाकानी करती दिख रही हैं। राज्यों के ऐसे रवैये को देखकर यह कहना कठिन है कि उनकी दिलचस्पी आवाजाही को प्रोत्साहित करके कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है हमारे लिए कि विश्व कप के 3 विकल्पों पर होगी चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले T20 विश्व कप के आयोजन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC गुरुवार को अपनी बैठक में चर्चा करेगा। ICC सदस्यों को 3 विकल्पों के बारे में बताया जाएगा। हालांकि इस विश्व कप के 2022 में होने के ज्यादा आसार हैं, क्योंकि इससे क्रिकेट की वैश्विक संस्था को कम नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा 2 अन्य विकल्पों पर चर्चा होगी, जिसमें तय कार्यक्रम और अगले साल फरवरी में विश्व कप का आयोजन शामिल है। ICC की 26 मई को होने वाली 17 सदस्यीय बोर्ड की बैठक में
आईसीसी चेयरमैन के चुनाव को लेकर चर्चा होगी, लेकिन 28 मई की बैठक में मुख्य रूप से टी20 विश्व कप को लेकर चर्चा की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि बैठक में विश्व कप को लेकर तय कार्यक्रम पर कराए जाने को लेकर चर्चा की जाएगी। इस साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होना है विश्व कप। इसके अलावा इसे अगले साल फरवरी और फिर 2022 में कराने पर भी अच्छे से विचार किया जाएगा। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, एक दिन में 6,781 नए मामले, 158 लोगों की मौत। चीन के प्रस्तावित कानून के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन। इस प्रस्ताव में यह है कि आप अब चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। सुधारों का मतलब श्रम कानूनों की समाप्ति नहीं, ये स्टेटमेंट दिया है नीति आयोग ने। विदेशी बाजारों व कोरोना आंकड़ों पर नजर रखेंगे निवेशक। यात्रियों के लिए 14 दिन का क्वारंटाइन होगा आवश्यक। तो ये आज का यानी 25 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।